नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेल्समैनशिप। जो सेल्समैनशिप की हमने एक यूनिट कंप्लीट करवा दी थी, उसके बाद जो सेकंड यूनिट बच गई थी, तो आज सेकंड यूनिट का जो पूरा का पूरा निचोड़ है आज हम कंप्लीट करेंगे। जितनी सारी चीज़ें हमने आपको सिलेबस में बताई थी, अगर आपने सेल्समैनशिप का सिलेबस जो है वो नहीं देखा है तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लेना वहाँ से। और सारी चीज़ें बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हैं, कुछ भी यहाँ से नहीं बचेगा। और एक बात और बताता हूँ, आप सारी चीज़ें सेल्समैनशिप के बहुत अच्छे नोट्स बना लें। एक पतली 10 रुपये वाली कॉपी लेके आप बढ़िया अच्छे से सारी चीज़ें उस पर राइट कर लें, क्योंकि सेल्समैनशिप आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करवा सकता है, जिससे आपकी परसेंटेज थोड़ी सी निखरी हुई दिख सकती है। आपको थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा निखरी हुई दिख सकती है। और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे लेवल से हम करवा रहे हैं। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन भी जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट करवा दी। अगर आपने नहीं देखा है, सारी चीज़ें आपने नहीं देखी हैं, पूरी की पूरी यूनिट्स की हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। हम प्लेलिस्ट की लिंक्स जो है हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। बिक्री संगठन और बिक्री संगठन ही नहीं, यूनिट सेकंड को हम पूरा निचोड़ पढ़ेंगे। जो जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है सारी चीज़ें हम यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हेडिंग लिख लें बिक्री संगठन। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके थे, सेकंड यूनिट की पहली हेडिंग होगी। बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लिखना स्टार्ट करें। यह संगठन जो है विक्रय से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? बेचने से संबंधित है। ठीक है, चलो। जिसमें क्या है भाई? जिसमें किसी वस्तु सामान के विक्रय हेतु विभाग बनाए जाते हैं। ठीक है, वस्तु के सामान के विक्रय बेचने के लिए क्या होते हैं, इसमें विभाग बनाए जाते हैं। और ये जो विभाग बनते हैं, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे उत्पादन विभाग हुआ, वित्त विभाग हुआ, विक्रय विभाग हुआ, है ना। लेकिन जितने भी विभाग होते हैं, सारे के सारे जो विभाग होते हैं, सब एक उद्देश्य लेके चलते हैं कि हमारी जो सेल है बहुत अच्छी सेल हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सेल हो जाए। ठीक है, लेकिन मेन जो व्यवसाय करना होता है ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन एक जो विभाग होता है, उस विभाग का अपना जो उद्देश्य होता है। जैसे कि अगर उत्पादन विभाग है तो उसका अपना जो विभाग होना चाहिए, उत्पादन दर को बढ़ाना और गुणवत्तापूर्ण बढ़ाना, है ना। ऐसे नहीं, गुणवत्तापरक तरीके से अपने विभाग का जो भी उसे उद्देश्य सौंपा गया है उसे बहुत अच्छे तरीके से निर्वाह किया जाना, ये किसी भी एक विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। ठीक, चलो अब हम पढ़ते हैं। यह विभागीकरण व्यवसाय की क्रियाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। और जो विभागीकरण है ना, वो क्यों किया जाता है? व्यवसाय की जो क्रियाएं होती हैं, है ना, बिक्री संबंधित, उनको ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक, चलो। अगर आपको विभाग समझ में नहीं आया, संगठन समझ में नहीं आया, तो देखो हम देखते हैं। देखो, विभाग होता है, विभाग में बहुत सारे लोग होते हैं, हमने ऐसे लोग बनाए हुए हैं। बहुत सारे एक विभाग में बहुत सारे लोग होते हैं। और जो संगठन होता है ना, वो बहुत सारे विभागों से मिलकर बनता है। लाइक विभाग 1, विभाग 2, विभाग 3, है ना, बहुत सारे विभाग होते हैं। अब वही हम आपको बता रहे थे। जैसे एक हुआ उत्पादन विभाग, दूसरा हुआ विपणन विभाग, तीसरा हुआ वित्त विभाग, चौथा हुआ विक्रय विभाग, है ना। ऐसे बहुत सारे विभागों को मिलकर के संगठन बनाया जाता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि संगठन कैसे बनता है। ठीक है, लिखिए चलो। लेकिन सभी विभागों का उद्देश्य बिक्री को बढ़ाना है। ठीक है, ये बात हम कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एक जो अपना विभाग होता है उसका वह उद्देश्य होता है जिसका वह विभाग है। लाइक अगर उत्पादन विभाग है तो उत्पादन विभाग का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए किस उत्पादकता को बढ़ाना, है ना, गुणवत्तापूर्ण तरीके से उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए विभागीय संगठन या संरचना। हेडिंग मत डाल लीजिए, ये इंग्लिश में थोड़ा हमने इसको लिखा हुआ है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे विभागीय संगठन संरचना हम कहते हैं। कुछ पॉइंट्स इसमें भी है, इसका जो पॉइंट है लिख लो। संगठन की संरचना ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, संगठन की जो संरचना है कैसी होनी चाहिए? जिसमें कार्यों में दक्षता हो, है ना, उसके कार्यों में एफिशिएंसी आए, कुछ, है ना, एफिशिएंसी आए। ऐसा नहीं कि भाई विभाग बना दिए हैं और विभाग जो है वो अपना कार्य अच्छे तरीके से, महत्वपूर्ण तरीके से निर्वाह ना करें, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें संगठन की जो संरचना है, संगठन की संरचना से यही निर्धारित होता है कि वह संगठन कैसा कार्य करेगा, है ना, और कैसा परिणाम देगा। ठीक है, चलो नोट्स बना के लिखते जरूर हैं। ठीक है, बाद में हम ये नहीं सुनना चाहेंगे कि सेल्समैनशिप में या फूड न्यूट्रिशन हाइजीन हुआ या आपके जो और भी माइनर सब्जेक्ट है उसमें आपके नंबर कम आए, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके बहुत अच्छे नंबर गेन करा सकते हैं।
है ना, आपकी जो परसेंटेज है वो भी बहुत अच्छी दिखेगी बाद में, ठीक है। इन्हीं विषयों के अलावा इन्हीं विषयों से देख सकती है, और है ना, आपके जो मेन सब्जेक्ट है आप उन पर भी फोकस करें। लेकिन हम ज़्यादा कहाँ कह रहे हैं, आप हम पे छोड़ दीजिए ना सारी चीज़ें, केवल 10 रुपये वाली पतली कॉपी बना लीजिए, उनसे सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। चलो अगली चीज़ हम इसमें देखते हैं, सेल्स फोर्स क्या होता है ना। सेल्स फोर्स एक क्या है भाई, एक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा सॉफ्टवेयर सास कंपनी के रूप में है, ठीक है, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM में माहिर है, ठीक है। हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में ना आई हो, कोई बात नहीं, हमने इसे सरल लैंग्वेज में जो है वो देखेंगे, क्योंकि हमने आपको सेल्स जो सिलेबस है वो बताया था। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लें, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। सेल्स फोर्स उसमें था, है ना, सेल्स फोर्स हम पढ़ रहे हैं क्या होता है ना। अगर आपको ये परिभाषा हो सकता है थोड़ी सी कठिन लग सकती है, आप पढ़ लीजिए, लेकिन सरल शब्दों में जो उसकी परिभाषा है हम यहाँ पढ़ते हैं, है ना, हमने राइट भी किया हुआ है सरल शब्दों में। सेल्स फोर्स एक ऑनलाइन टूल है भाई। सेल्स फोर्स क्या है, एक ऑनलाइन टूल है जो व्यवसायों को अपने ग्राहक की, ठीक है, जानकारी को कुशलतापूर्वक मैनेज करने में मदद करता है। अब शायद समझ गए होंगे आप, ठीक है। और सॉफ्टवेयर सेल फोर्स क्या है, वास्तव में एक CRM है। CRM क्या होता है भाई, कस्टम रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, क्या भाई, कस्टम रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसी के लिए ये सेल्स फोर्स वास्तव में एक CRM है, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अच्छा लग रहा हो आपको तो, ठीक है, जिससे आप हमसे जुड़ जाएं। बात करेंगे अगर हम जनशक्ति की, ठीक है भाई, जनशक्ति क्या है, हेडिंग डाल दीजिए जनशक्ति मैन पावर प्लानिंग, ठीक। मैन पावर प्लानिंग क्या है, मैन पावर प्लानिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधन यह निर्धारित करता है कि संगठन जो है, संगठन को अपनी वर्तमान जनशक्ति से स्थिति से और अपनी इच्छित जनशक्ति स्थिति में कैसे बढ़ना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें वो कौन डिसाइड करता है भाई, मैन पावर प्लानिंग ही डिसाइड करती है। मैन पावर आपको कितनी रखनी है, कितनी बढ़ानी है ना, ये सारी चीज़ें हैं उस प्लानिंग के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मैन पावर प्लानिंग। अब जनशक्ति योजना जो होती है उसके प्रमुख क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है। चलो जनशक्ति योजना के क्या उद्देश्य हैं, एक तो है भाई इसका इष्टतम उत्पादकता, है ना। इष्टतम उत्पादकता है कि मतलब हम जनशक्ति जितना हम मैन पावर रखेंगे, है ना, हमें जितनी उत्पादकता चाहिए उन मैंस पावर की हेल्प से हम अपने इच्छा के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, जितनी हम चाहते हैं उतनी उत्पादकता ले सकते हैं, ठीक है। श्रम लागत में कमी, है ना, श्रम लागत में कमी, समझ गए होंगे श्रम क्या होता है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। समूह में संतुष्टि की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी। नेक्स्ट मजदूरी, अगर बात करें श्रम लागत में कमी, है ना, श्रम लागत में कमी आप समझ गए होंगे, श्रम जो होता है उसमें कमी आती है, ठीक है, श्रम लगने में क्या होता है भाई, कमी आती है। नेक्स्ट समूह में संतुष्टि, है ना, समूह में संतुष्टि भी रहती है, ठीक है। इससे क्या होता है, मजदूरी और वेतन जो है, ठीक है, लागत को नियंत्रित करने के लिए भी इस उद्देश्य से भी इसको क्या करते हैं, मैन पावर रखी जाती है, मैन पावर प्लानिंग की जाती है। श्रम शक्ति की संरचना में अपेक्षित परिवर्तन होते हैं, ठीक है। चलो वैसे कुछ चीज़ें हैं आप लिख लें। जनशक्ति श्रम शक्ति न केवल अपने उत्पादन का एक सक्रिय गहरा लिंकिंग और आवश्यक कारक है, बल्कि यह प्रस्तुतियों के उनके कारकों को सक्रिय करता है, ठीक है। एक चीज़ देखो, मैन पावर प्लानिंग एक दोहरी प्रक्रिया है भाई। कैसी प्रक्रिया है, दोहरी प्रक्रिया है जो भविष्य में और इसके मानव साधनों के अनुसार लय मैन पावर आवश्यकता की पहचान कराती है, ठीक है। कुछ जो हमारे इन लोगों के अनुसार भी है, MN रुद्रो बासवराज के अनुसार है भाई, मानव शक्ति योजना क्या है भाई, मानव शक्ति योजना को उद्यम मानव संसाधनों के अधिग्रहण, उपयोग, सुधार और प्रस्तुति के लिए एक रणनीति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगर आपको वो सारी परिभाषाएं समझ में नहीं आई हैं तो इनकी आप समझ लीजिएगा, लेकिन आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट हेडिंग है, आप सिलेबस में देख लेना, व्यक्तियों को जो है वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करना। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले उनमें रुचि उत्पन्न की जानी चाहिए, है ना। आप अगर रुचि उत्पन्न कर देते हैं तो फिर जो वस्तु है अपने मूल्य पर नहीं बिकती है ना, फिर वस्तु की प्राइस नहीं रह जाती है। फिर तो जो ग्राहक होता है वो कितनी भी प्राइस दे के जाता है, कोई भी प्राइस दे के जाता है, फिर वस्तु क्या है, उसकी गुणवत्ता, उसके गुणों पर बिकती है ना। देखो, ग्राहक में किसी वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाने के बाद ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है।
इस अगर रुचि उसे उत्पन्न हो गई है कोई भी वस्तु में, अगर उनसे उसे इंटरेस्ट आ रहा है, फिर उसे कैसे मतलब और उसे और प्रलोभन दिए जाए जिससे वो खरीदने के लिए बिल्कुल उसे ये लगे कि इसे की अब आवश्यकता ही है ना। फिर वो खरीदने के लिए उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रलोभन दिए जाते हैं, जैसे कि मुफ्त उपहार देना, है ना, कि अगर आप ये वस्तु खरीदते हैं तो आपको ये चीज़ मुफ्त मिलेगी, विशेष छूट देना, बोनस देना, ये सारे क्या है उसे प्रलोभन दिए जाते हैं। ठीक, चलो, इस प्रकार की योजनाओं को जानकर ग्राहक वस्तु खरीदने के लिए तत्पर हो जाता है ना, उसे आवश्यकता महसूस होने लगती है। फिर उसकी ग्राहक में विश्वास जगाना, है ना, विश्वास कैसे जगाएं, देखो, ग्राहक जब वस्तु खरीदने के लिए लालायित हो जाता है तब उसे विक्रय के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, ग्राहक जब वस्तु के गुणों, मूल्यों इत्यादि के बारे में संतुष्ट हो जाता है तो उस वस्तु को वह क्या करता है भाई, खरीदना चाहता है ना, खरीदना चाहता है भाई। और ग्राहक के मन में विश्वास जगाना विक्रय के लिए नितांत आवश्यक है, उसके मन में विश्वास जगाना चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट, बिना विश्वास जागे ग्राहक भी वस्तु लेने के लिए आ तो नहीं होगा। जब तक उसे विश्वास नहीं होगा, अब पता चलेगा कि आप कोई वस्तु दे रहे हैं और उसे ये दिला दो कि ये ब्रांडेड है, ये खराब नहीं होगी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, है ना, तो वस्तु लेने के लिए वो भी मान जाएगा। क्रय इच्छा जो है वो जागृत करना, देखो मतलब वस्तु की जो खरीद की इच्छा है वो कैसे जागृत की जाए। जब ग्राहक पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है तभी वह वस्तु खरीदने की इच्छा प्रकट करता है। ठीक है, अब हर्बर्ट कैसन महोदय ने ठीक ही कहा है, क्या कहा है भाई इनका भी देख लेते हैं। वस्तु के संपूर्ण गुणों से परिचित होने पर उसका मूल्य नगण्य हो जाता है। समझ गए भाई, हम यही कह रहे थे कि जब वस्तु का फुल उसके जो गुण होते हैं, संपूर्ण गुणों से अगर कोई व्यक्ति है परिचित हो जाए तो फिर उसके मूल्य की वैल्यू नहीं रह जाती, है ना, फिर वो कितना भी पैसे दे के जाएगा, क्योंकि वस्तु अपने गुणों पर बिकती है फिर, है ना कि अपने मूल्य पर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्षतिपूर्ति के बारे में। क्षतिपूर्ति क्या है भाई, क्षतिपूर्ति को हमने इसके दो मीनिंग लिखे हैं हमने। एक तो होता है इसका घाटा जो है वो पूरा होना, और दूसरा होता है मुआवजा। क्या होता है भाई, एक तो होता है घाटा पूरा होना और दूसरा है भाई मुआवजा या क्षतिपूर्वक धन। तो क्या है भाई, देखो, क्षतिपूर्ति वह वस्तु है जिससे प्रतिवादी के कर्तव्योल्लंघन से हुई हानि की पूर्ति करना उसके द्वारा ही दी जाने वाली क्या है भाई एक निश्चित धनराशि से की जा सके। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, यदि न्यायालय दो सिद्धि व्यक्ति द्वारा मुआवजा भरने का आदेश करे तो वह दो चीज़ों को याद रखेगा। किसको याद रखेगा भाई, एक तो रखेगा उसे नुकसान की जो मात्रा है ना वो भुगतता है, और दो सिद्धि व्यक्ति की भुगतान करने की आर्थिक क्षमता, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपकी सारी चीज़ें हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता दी हैं, और अपनी पतली 10 रुपये वाली जो कॉपी है आपकी अपनी नोटबुक में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लिख लें, है ना। और अगर आपने सेल्समैनशिप का जो है वो सिलेबस नहीं देखा है, अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो हम इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हमने आपसे कहा था कि इसके बाद क्लासेस जल्दी आएंगी, और सारी क्लासेस चल रही हैं, और अब से आपकी कोशिश ये रहेगी कि सारी क्लासेस रेगुलर हो। बच्चे पूछते हैं कि सर क्लास नहीं आएगी, क्लास कब आएगी, अब क्लास सारी जल्दी आएंगी, और सारी की सारी कोशिश ये करूँगा कि रोज़ डेली 1 या 2 क्लास आपको, है ना, मिल जाए। चलिए, तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है इसका भी हमने निचोड़ दिया था, जिसमें बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, विक्रय कला का कौशल, विक्रय कला का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, उद्देश्य, सारी चीज़ आप पूरी यूट्यूब पर सर्च कर लेना, इतना बेहतरीन तरीके से नहीं मिलेगा। और शेयर जरूर कर देना वीडियो को। शेयर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप और लोगों को बताओगे, है ना, कि हमारे सर जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, आप उन्हें बताओगे तो वो भी पढ़ेंगे बेचारे, उनका भी भला हो जाएगा। और याद रखें, अगर आप किसी का भला करते हैं तो भगवान जी भी आपका भला करते हैं, है ना। तो इसी तरह हमने क्या किया है, यूनिट 1 को भी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा दी है। आजकल क्या है भाई कि पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत सारी पेड कोर्सेस ऐसे हैं जिनमें पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं आजकल। ये सारे नए सिलेबस, नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं तो कोई पढ़ा भी नहीं रहा है, अगर पढ़ा रहा है तो कोई बस 8-10 से बहुविकल्पी जो है प्रश्न मोल लेके आ गए हैं, और आपको कहते हैं कि भाई आप देख लो, पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का। आप देखते हैं, अगर भाई आप डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे ना, अगर आप डिटेल्स नहीं पढ़ते तो कहाँ से मार पाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। ऑब्जेक्टिव अगर विकल्प भी आपको देखना होगा, है ना, आप तो उसके लिए भी आपको डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, है ना। कंपटीशन एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं तो आप पहले डिटेल्स पढ़ते हैं। जब आपको डिटेल्स क्लियर होता है तब जाके आप वहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शन वहाँ पे सही ऑप्शन चुन पाते हैं। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हैं। और कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमें पढ़ाया नहीं गया, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, है ना। इसलिए बिल्कुल पढ़ाई पे आप ध्यान दें, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ें। अगर हम बात करें फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की, तो ये आप देख लेना पूरी यूट्यूब पे, अगर आपको कहीं इतना बेहतरीन तरीके से मिल जाए। बच्चे की वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रसव, पूर्ण पोषण, गर्भावस्था के दौरान और पहले, है ना। जब डिटेल पढ़ेंगे तब तो ऑप्शन लगाएंगे। सारी चीज़ें हमने क्या किया है इसमें समाहित जो है वो करी हैं।
आप देख लेना, सबसे दमदार क्लास जो थी बिल्कुल पाठ्यक्रम के अनुसार रही है। दस्त, डायरिया, सारी चीज़ें बिल्कुल बताई हैं। टाइफाइड हमें बिल्कुल भली भांति याद है, टाइफाइड थोड़ा सा इसमें छूटा हुआ है, हम वो भी करवा देंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लें। नोट्स जरूर बना ले, है ना। बिल्कुल सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, मधुमेह हुआ या कुछ भी हुआ, सब चीज़ें हमने करवाई हैं। सामान्य विज्ञान का भी जो है, अगर आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये भी हमने रिकॉर्ड बनाया है 20 मिनट में 50 क्वेश्चन फिजिक्स के। हमने सेकंड पेपर जो ऑब्जेक्टिव होगा वेव एक्रोस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात करें अगर, तो हमने 20 मिनट में 50 क्वेश्चन करवाए हैं। नहीं देखा है, आप देखना चाहते हैं, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो देख लीजिए। और सब्सक्राइब कर लेना अपने परिवार बीएससी एमबस शिवम को, जो बात करता है सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छी तैयारी की, आपके अच्छे मार्क्स गेन हो। जिससे आपके अच्छे मार्क्स गेन होने से क्या होगा कि आपके जो पिताजी की, आपकी माताजी की जो फ़िक्र है वो फ़क्र में बदल सके, और अपने माता पिता की फ़िक्र को फ़क्र में बदलने के लिए राष्ट्र हित में अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर पता ही नहीं चलता क्लास कब आ गई है। तो जब आपका नोटिफिकेशन, ये बेल आइकन जो है वो ऑन रहेगा, तो आपको मिल जाएगी क्लासेस, ठीक है। बहुत जल्दी क्लासेस सारी जल्दी आएंगी। अब कोशिश रहेगी सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो जल्दी जल्दी अपलोड हो, और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी डेली डेली अपलोड हुआ करेंगी, ठीक है। तो इसी के साथ मस्त रहेगा, पूरी तरीक़ा से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।